नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। अब मैं इन बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। बात तो सही है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126। यही नहीं, अभी और सुनिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है, बस वही सच। अभी धुरंधर मूवी निकली तो आपने उसके डायरेक्टर को बोला कि वो बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट है। सिमिलर चीज एनिमल मूवी के वक्त भी हुई थी। प्रोपेगेंडा फिल्म बोला गया था। एनिमल को प्रोपेगेंडा नहीं बोला था मैंने। आई थिंक मिसोजिनिस्ट और हाइपर वायलेंट फिल्म बोला था कि जो बात तो सही है, जो वैल्यूज वो प्रमोट कर रही है वो सही नहीं है। दोनों का क्रिटिसिज्म अलग पॉइंट्स पर था। आई थिंक धुरंधर वाला क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स, कि ये एक प्रो बीजेपी फिल्म है। बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन जो है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन अपनी फिल्म में यूज कर लेना इस तरीके से, और पुरानी सरकारों को गद्दार दिखाना, एंटी नेशनल दिखाना, इट्स प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आई वुड से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अभी बता था। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। क्या बात कर रहे हैं? कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए। एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये जो बीजेपी आईटी सेल है, इसके कई ट्विटर अकाउंट्स हैं, इनके कई इंस्टाग्राम पेजेस हैं। जब भी कोई चीज होती है मेरे अगेंस्ट, इन्हें कुछ मिलता है, तो सब साथ में शेयर करते हैं उसे, सेम सी चीजें लिखकर हमेशा। सही पकड़े हैं। कोई क्लिप वीडियो से निकाल के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्हें ले जानी हो तो सारे पेजेस पर एक ही दिन में आ जाती है वो चीज। ट्विटर पर कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं। आप आई थिंक जब आपके साथ हुआ था मैंने भी देखा था कि सेम इन्हीं अकाउंट्स पे एक ही क्लिप काट के, जैसे कि पीछे से किसी ने दी हो
कि जाओ अब इस क्लिप को शेयर करना है और ये चीजें आपको लिखनी है, और वो वही लिख के शेयर करते हैं। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी चीज को पिकअप करके मेन वही स्ट्रीम मीडिया चलाता तो हाँ उनका तो पूछो ही मत। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। ठीक है। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? नहीं। और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुछ कंट्रोवर्शियल बोलो। बोलो। वो तो बोल ही दो। ये जैसे मुझे ये लोग काफी बार, इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज, तो आरएसएस वाले लोग हैं। सही पकड़े हैं। क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि अब यकीन नहीं करोगे। क्या बात कर रहे हैं? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में होते थे। एक्चुअली में अगर कोई जर्मन शेफर्ड है तो वो ये आरएसएस के लोग हैं, जो हर चीज में जर्मनी से इंस्पायर्ड हैं। गजब बेइज्जती है। हिटलर से इनके गोलवल्कर ने तो अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है कि ये हिटलर से कितना इंस्पायर्ड फील करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया है। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? गजब बेइज्जती है। 3 चीजों में क्या चीज ध्रुव इंप्रूव करना चाहेगा? एक एजुकेशन में, एक न्यूज में और एक कंटेंट क्रिएशन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। न्यूज का सबसे आसान है, न्यूज को फिक्स करना सबसे आसान है। सारी गवर्नमेंट फंडिंग पर बैन लगा दो। गवर्नमेंट फंडिंग अलाउड ही नहीं होनी चाहिए न्यूज चैनल्स।
अपने आप सारे न्यूज चैनल सुधर जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है। क्योंकि आज के दिन उनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि सरकार से पैसे लो और फिर न्यूज चलाओ, इसलिए वो इतने सारे सब सरकार की तरफ टिल्ट करते हैं। और एक बार ये बंद करोगे तो कई सारे न्यूज चैनल्स का बिजनेस मॉडल खत्म भी हो जाएगा, न्यूज चैनल्स बंद भी होंगे, लेकिन जो दोबारा राइज करेंगे आई थिंक वो एक्चुअली में जर्नलिज्म करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। वाह, बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। सही पकड़े हैं। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। बात तो सही है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। अच्छा, केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जनता के लिए अच्छे काम करना यह भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। एक और थीम जो ध्रुव को क्रिटिक किया जाता है कि ध्रुव रिलीजन के अगेंस्ट है, और आपने कई बार वर्ड अंधभक्त यूज किया है अपनी वीडियोस में। कैसे यूज करते हो इस वर्ड को? पहले तो कुछ एग्जांपल्स हमें दे दो। तो रिलीजन्स के मैं इवन दो आई एम एन एथिस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजियस पीपल और रिलीजन। अच्छा, आई फील लाइक रिलीजन हैज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन आवर कल्चर। बात तो सही है कि बहुत से देशों में, बहुत से स्टेट्स में जो कल्चर है वो रिलीजन से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दैट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो ये वीडियोस हैं ये फ्रॉड लोगों के ऊपर हैं जो रिलीजन को यूज कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं इस बाबा का। और ज्यादातर बाबाओं का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, वो एक नंबर के फ्रॉड हैं बस, जो अपनी दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर। और कई कंपनीज भी ये करती हैं, कई पॉलिटिशियंस भी ये करते हैं। और लोगों को लगता है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर वही लोग हमारे रिलीजन की बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग इन चीजों को सेपरेट नहीं कर पाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। सही पकड़े हैं। अगर
पान मसाला इतना ही बुरा है तो सरकार क्यों नहीं बैन कर देती पान मसाला को? हाँ, मतलब खुद की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? हर चीज सरकार के उस पर ही रहकर करोगे। बात तो सही है। मतलब दुनिया के देश के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए हो और फिर भी आप सरकार की तरफ देख रहे हो कि भाई सरकार सही करे इस चीज को, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आपका इतना स्टेटस है सोसाइटी में, यू आर द नंबर 1 सुपरस्टार, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है। बात तो सही है। वो डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने ज्यादा आपका स्टेटस ज्यादा है सोसाइटी में, आपकी पावर ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं बहाने देकर, शाहरुख खान। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। अभी मजा आएगा ना। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। बात तो सही है। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं। उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छा, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वाह। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। साले का खोपड़ी तोड़। ध्रुव ने एक वीडियो बनाई जिसके थंबनेल पे जानवी कपूर को यूज किया। हाँ। एक और कंट्रोवर्सी जिसमें लोगों ने बोला कि क्योंकि जानवी ने बोला है कि बांग्लादेश में हिंदूज को मार रहे हैं, इसलिए ध्रुव ने उनके अगेंस्ट वीडियो बना दी। अच्छा। क्या हुआ था उस इशू में? ये जो लोगों ने कहा था कि जानवी कपूर ने बांग्लादेशी हिंदूज पर पोस्ट किया, ये उसी दिन किया था जिस दिन वीडियो रिलीज हुआ था। और इस वीडियो को प्रोड्यूस करने में कम से कम 7 दिन लगे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा किया जाना उस चीज। बात तो सही है। प्लस मैं एक ऐसी चीज को लेकर क्यों टारगेट करूंगा जानवी कपूर को जिस पर मैंने खुद रील बनाई है, तो ये चीज कोई कुछ भी सेंस नहीं बनाती। और ये वीडियो जानवी कपूर को टारगेट कर भी नहीं रहा है। इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशनल वीडियो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते। बात तो सही है। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। एनिमल मूवी को बोला कि ये बहुत अल्फा मेल नैरेटिव दिखाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो फिल्म का हीरो है उसे क्या क्या चीजें करते हुए दिखाई गई, किस तरीके से वो औरतों को ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से औरतों के सामने बिहेव कर रहा है। बात तो सही है। और उसमें भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर फिल्म में ये दिखाया जाता कि उसे इसका कॉन्सिक्वेंस बेयर करने को मिल रहा है। अच्छा। और ये फिल्म में कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि ये हीरो नहीं था फिर। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने जो बाद में अपनी स्टेटमेंट्स दी और बाद में जो फिल्म के बारे में इंटरव्यूज के दौरान कहा, बार बार इसे एज ए हीरो पोर्ट्रे करना, वो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। सही पकड़े हैं। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। ये आलसी हैं ऑपोजिशन पार्टीज, कई ऑपोजिशन पार्टीज आलसी हैं। जैसे मैं कांग्रेस के बारे में ओपनली बोलूं तो मुझे लगता है, ये फीलिंग आती है कि वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लोग नाराज हों बीजेपी से और बाय डिफॉल्ट उन्हें वोट करें। उन्हें कोई प्रोएक्टिव उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं दिखता है इतना ज्यादा ना। बात तो सही है। बहुत लेजी अप्रोच दिखता है उनकी तरफ से हर चीज में, रिएक्शनरी अप्रोच की बीजेपी कुछ करती है तो वो अपना कुछ स्टेटमेंट देते हैं। खुद से आगे आके कुछ भी लीड करना चीजों को इतना नहीं दिखता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये वही मोदी है जो पॉडकास्ट में कहते हैं आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है। मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कैसे आप आलोचना से निपटते हैं? तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छा, और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। वाह। कभी अक्षय कुमार को कहते हैं कि मुझ पर जो मीम बनते हैं मुझे उनकी क्रिएटिविटी पसंद है, लेकिन फिर कभी एक कार्टून से डर जाते हैं तो कभी सिर्फ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर से। ऐसे देश नहीं चल सकता। हम सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये नेता लोग देश के मैनेजर हैं, कोई राजा नहीं। इन्हें अपने इलाके को मैनेज करने के लिए चुना गया है और जनता ने इन्हें चुना है, तो जनता के पास अधिकार है इनका मजाक बनाने का भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गांधी का सपना है कि वो बीजेपी को हराए। वो बीजेपी को हरा सकता है, सिर्फ एक तरीका है, उसे खुद बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका है ऐसे मजाक को नॉर्मलाइज करना समाज में। इसलिए मैं कहूंगा, जाओ सभी पार्टियों के नेताओं का खूब मजाक उड़ाओ। चाहे पैरोडी सॉन्ग बनाओ या सटायर करो, कार्टून बनाओ या मीम्स बनाओ। एक क्वेश्चन जो सब आपसे पूछते हैं, एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं, वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है? तो क्यों जाना हुआ जर्मनी और क्या डिस्टेंस? सवाल थोड़ा उल्टा है, बिकॉज मैं जर्मनी पहले गया था, यूट्यूब बाद में आया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। I was 17 when I moved to Germany. पढ़ाई के लिए I did my bachelor's there, और उस प्रोसेस के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब शुरू किया था मैंने चैनल। अच्छा। उसके बाद से जो भी कुछ डेवलप किया मैंने वहीं पर रह के किया था। I spoke on things I was passionate about. शाबाश बेटा। कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। बात तो सही है। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, यही नहीं, अभी और सुनिए। फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। बात तो सही है। फिल्में भी आप देखोगे, अ वेंसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं तो कहता हूँ कि बनाओ, जिसको बनानी है ऐसी मूवीज बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सिर्फ एक ही साइड की मूवीज अलाउ की जा रही हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूसरी साइड की मूवीज बिल्कुल भी, मतलब सितारे जमी पर रिलीज हो रही है, एक कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल फिल्म, उसमें भी कहा जा रहा है कि नहीं, पहले डिस्क्लेमर उसके वीडियो के शुरू में एक प्रधानमंत्री मोदी का कोट डालो। वहां पे भी बीजेपी को प्रमोट करने को फोर्स किया जा रहा है। तो ये सेंसर बोर्ड की तरफ से, सेंसर बोर्ड एक तरीके से बीजेपी के आम की तरह बिहेव कर रहा है। सही पकड़े हैं।
और जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उन सब में जबरदस्ती करी जा रही है कि इसमें भी प्रो बीजेपी कुछ डालो, कुछ ना कुछ डालो जिसमें मोदी की तारीफ हो रही हो या बीजेपी की तारीफ हो रही हो। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा भी अगेंस्ट हो जाए उन फिल्मों को रिलीज ही नहीं करने दिया जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। वाह क्या सीन है। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। इस न्यूज आर्टिकल को भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती हैं कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया। Yeah. रशियन। Yeah. 15,000। ऐसी ही छिछोरापंथी का एक और सैंपल देखिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम इंडिया से है, पर संस्कार हमें रशिया के पसंद है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तीसरा वीडियो जिसका टाइटल लिखा है कपिल के लिए अक्षय कुमार ने लेकर आए एक पर एक खूबसूरत रशियन लड़की। अच्छा, ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय भाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है सब। मुझे पता नहीं था कि अक्षय कुमार लड़कियों का ये काम भी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हर्ष गुजराल ने तो सारी हदें पार कर दी। इस चीज को अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 6,000 में रशियन मिल जाती है। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। 6,000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम में रखा सब, कितनी रशियन आ जाती है उसमें। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। इन सब लोगों के चलते देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतने सारे कॉमेडी वीडियोस हो गए जिसमें 6,000 रुपए में रशियन की बात कही गई। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और इसकी वजह से रियल लाइफ इंपैक्ट क्या पड़ा, ये देखिए। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गए थे। उनकी पत्नी लीजा रशिया से, साथ में उनका बच्चा भी था। कुछ आदमी उन्हें फॉलो कर रहे थे और फिर पास आकर यही चीज कहते हैं, 6,000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? 6,000 ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। खुद सोचकर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, जिनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई, उल्टा ये गरीबों को छुपाने लग गए। G20 समिट के समय दिल्ली में भी यही हुआ था। कुछ बस्तियों को हरे पर्दे के पीछे ढक दिया गया था, यानी कि इन गरीब लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। पहले ये देखो। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सोचिए कि ये कितना डीह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम तो एक दाग धब्बा हो। वो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे देश में घूमने, तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाए, कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? उन गरीबों की सोचो, उन्हें कैसा लगा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते हैं कि आगे जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। तो इन सब चीजों के चलते नरेंद्र मोदी की जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोहम्मद दीपक बजरंग दल के लड़कों से भिड़ गया और उनको उसने ठिकाने लगा दिया, लेकिन बुजुर्ग पर हमला नहीं होने दिया। मैं मोहम्मद दीपक से पूछूंगी, जब ये इसके भाईचारे वाले भाई हिंदू लड़कियों को काटकर फ्रीज में रख देते हैं, तब मोहम्मद दीपक अपना शरीर का बल क्यों नहीं दिखाता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। बात तो सही है। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कोई सुधार नहीं आएगा। हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
हमारे सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये आम जनता को ही डांटने लग गए। क्या बात कर रहे हैं? कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। अच्छा, सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सुधीर भाई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो 2 धेले के सेक्युलर लोग हैं जो गाना गाए जा रहे हैं कि इस रीलबाज लड़की ने गोगा मेडी मंदिर के अंदर हमारा हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खत्म कर दिया। अच्छा, आप उनके लिए कोई भाई नहीं है, हिंदू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए चारा है। बांग्लादेश में आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके लिए। गोगा मेडी मंदिर के अंदर मुसलमानों का आखिर काम क्या है? अगर वो कह रहे हैं गोगा जी महाराज के वंशज हैं, हम ऐसे हैं, वो अपनी वंशावली दिखाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। सही पकड़े हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो, वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। बात तो सही है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की, और हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट जो आपके अंदर गर्व और अहंकार भरता है, कहा जाता है कि आप हिंदू कितने महान हो, स्पेशली सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं को एक गर्व दिया जाता है। चाहे आपने कुछ पर्सनल लाइफ में अचीव किया हो या ना किया हो, आपको कहा जाता है कि आप महान हो क्योंकि आप इस जात इस धर्म में पैदा हुए हो। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। वाह, इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं दोस्तों कि वो अरावली के मुद्दे पर सरकार को डिफेंड करते हुए वीडियोस बनाएं। मेरे कई दोस्तों ने मुझे खुद इस चीज का साफ सबूत दिखाया कि किसी मार्केटिंग एजेंसी से उनको ईमेल आई या व्हाट्सएप आया कि अरावली पर जो वीडियो डाला था अपना पुराना, उस वीडियो को हटा दो जहां पर अरावली के फेवर में बात की जा रही है, और उसकी जगह एक नया वीडियो बनाओ कि कैसे अरावली में माइनिंग से डेवलपमेंट होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कई सारे क्रिएटर्स ने ऐसी ईमेल्स पब्लिकली भी शेयर करी है। ये देखिए, पीआर एजेंसी का ये मेल आया, मैं मेल दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो इनका कहना है कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि कल मुझे भी ऑफर आया था कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट के फेवर में एक वीडियो बनानी है, आप अपना बजट बताइए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जो स्क्रिप्ट इन्हें प्रोवाइड की गई उसमें कहा गया था कि लोगों को जाकर बताओ कि कैसे जो सरकार फैसले ले रही है यहाँ पर, वो एक्चुअली में अरावली को बचाने के लिए ले रही है। कुछ भी। और कई स्क्रीन पर ये चेहरे देख सकते हो जिन्होंने इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए सेम सा वीडियो डाला। इनमें से एक बंदा कहता है कि सरकार 100 मीटर की डेफिनेशन सिर्फ डिफाइन करने के लिए लाई है, लेकिन 100 मीटर के नीचे वाली हिल्स भी इक्वली प्रोटेक्टेड, लेकिन कैसे हैं ये नहीं पता कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है, इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। अच्छा, लेकिन सच ये है कि 100 मीटर तो एक टेक्निकल बेंचमार्क है और ये अरावली को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बल्कि क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है। चुप कर बे कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट, दोनों की इंटेंशन पहले से ही साफ थी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था। कोयम्बटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। क्या बात कर रहे हैं?
दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट बिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि ये वहां के एसएचओ हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तीसरी खबर, कोयंबटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरिराम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब था। यही नहीं, अभी और सुनिए। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ पर Y+Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारेगा वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स की सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। द हिंदू पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इन एन इक्वल पीरियड बाय 7.82%। 88% कम हुई है। About this, it's crazy. एक साजिश चल रहा है, भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सरकार के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया, लोगों के साथ झूठ कहा कि ये पानी पीने लायक है, पानी नहाने लायक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 में बड़े भावुक होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। खाओ माँ कसम। 10 साल हो गए सरकार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए। 33,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे गंगा की सफाई करने के लिए 2023 तक। 2024 तक ये नंबर 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। लेकिन क्या रिजल्ट निकला उसका? अगर ये पानी नहाने लायक तक नहीं है तो क्या कोई सफाई हुई भी है यहाँ पर? नहीं। ये पैसा सिर्फ करप्शन में तो नहीं उड़ा दिया गया, और सफाई करना तो बहुत दूर की बात है। सफाई नहीं हुई तो कोई भी समझदार पॉलिटिशियन कहेगा कि माफ करना, मैं साफ नहीं कर पाया। लेकिन इस सरकार की बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि ये मानने को ही तैयार नहीं है कि गंगा नदी प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का पानी पीने और नहाने दोनों के लिए ठीक है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। इन्होंने इस फीकल बैक्टीरिया होने की बात को नजरअंदाज कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे, अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। सेल्फी पॉइंट्स तक बना डाले इन्होंने जगह जगह। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। INB मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6,400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टीजमेंट्स पर। क्या बात कर रहे हैं? हर रोज का 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी। इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग। और गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। हर जगह नरेंद्र मोदी।
अभी मजा आएगा ना। प्रधानमंत्री मोदी को एक परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके कई और उदाहरण दिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अच्छा महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। तो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। कोई डॉक्टर के पास ले चलेंगे आप? गाड़ी अपनी मर्जी से ले चलो। आप कोई भी डॉक्टर हो, थोड़ा सा मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। ये हुई ना बात। एक मिनट, एक बात बताइए, आप एक मुस्लिम होके एक हिंदू को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। वाह क्या सीन है। आप तो मुस्लिम हो ना, मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से। आपको मैंने इतने सारे केसेस गिना दिए यहाँ पर पिछले 1-2 सालों के, जहाँ पर हत्या करने वाला एक हिंदू था। बात तो सही है। तो क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ पर एक पोटेंशियल खूनी है? ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश में 55 से 60 करोड़ हिंदू आदमी रहते हैं। इन 20-30 केसेस को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। बात तो सही है। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है और ये आपका नफरत खोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अंध भक्तों की तरफ से एक सवाल है कि भारत कब विश्व गुरु बनेगा? देखो ये सवाल ही गलत है अपने आप में। विश्व गुरु बनना ही क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर? मेरी राय में नहीं। कौन सा देश विश्व गुरु है आज के दिन? यूएस से ज्यादातर लोगों की राय में अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है दुनिया की। लेकिन क्या एक आम इंसान अमेरिका में खुश है? नहीं। एक आम इंसान अमेरिका में उनकी जिंदगी कैसी बीतती है? स्कूल शूटिंग्स होती हैं, हथियारों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेटाइजेशन इतना हो रखा है अमेरिका में कि लोगों की डाइट इतनी अनहेल्दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अमेरिका को फिर कंपेयर करो ऐसे देशों से जो विश्व गुरु नहीं है लेकिन जहां पर लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो देश हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा साफ हवा है, सबसे ज्यादा साफ पानी है और लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। तो बात तो सही है। मेरी राय में हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए एक आम इंसान की जिंदगी सुधारने में। कैसे एक देश अपने सिटीजन्स की लाइफ क्वालिटी को सबसे टॉप पर ले जा सकता है। हमारा फोकस यहाँ विश्व गुरु बनने पर नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक देश सुपर पावर बन जाए ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना एक आम इंसान की जिंदगी में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसा कुणाल कामरा के साथ भी बहुत बार हो रखा है और ये चीज मोदी के नए भारत में ही हो सकती है। क्योंकि हमारे पुराने भारत में जवाहरलाल नेहरू के समय में इंडिया के सबसे फेमस कार्टूनिस्ट में से एक थे केशव शंकर पिल्लई। उन्होंने पंडित नेहरू को फीचर करते हुए 4000 कार्टून्स बनाए थे। क्या बात कर रहे हैं? कुछ कार्टून्स में पंडित नेहरू का मर्सीलेसली मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जवाब में उन्होंने शंकर को कहा, डोंट स्पेयर मी शंकर, यानी शंकर मुझे बख्शना मत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने कहा था कि शंकर आप मुझे मेरी कमियां दिखाने में मदद करते हो। ऐसे ही थे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी। 2010 का ये वीडियो देखिए जहां लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये सोनी टीवी चैनल का वीडियो है जो करोड़ों घरों तक पहुंच रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्टूडियो नहीं तोड़ा गया, किसी पर कोई FIR नहीं करी गई। ये भी एक भारत था हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आजकल नेता अपने आप को महाराजा समझ बैठे हैं। यहाँ सिर्फ शिंदे सेना और बीजेपी के नेताओं की बात नहीं हो रही है, दूसरी पार्टियों में भी ऐसे नेता। बात तो सही है। जैसे कि ममता बनर्जी जिन्होंने 2019 में एक मीम के चलते बीजेपी यूथ विंग की प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार करवा दिया। 2012 में प्रोफेसर अभिकेश महापात्र को ममता बनर्जी का एक कार्टून फॉरवर्ड करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि TMC के गुंडों ने उन्हें पीटा और फिर उन्हें एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर।